Good morning, dear students. How are you all? It's Tuesday and it's our social studies lecture time. I am Mr. Izzuddin Kapadia, your social studies teacher, and in last lecture we had started our chapter number 4. हमारा हाफ चैप्टर नंबर 4 हो गया था. सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा और आज आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और सब कुछ भेज दूंगा. नाउ आपकी क्वार्टरली एग्जाम्स आने वाली है. कब से स्टार्ट है? 26 तारीख से. ओके, 26-27 से स्टार्ट है आपकी क्वार्टरली एग्जामिनेशंस. सो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. उसमें जितना सब हो चुका है सारा आएगा, सब कुछ पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि अभी जो टेस्ट में आ गया है वो नहीं आएगा. क्वार्टरली एग्ज़ाम है, टेस्ट नहीं है कि जो पहले आ चुका है वो अब नहीं आएगा. सब कुछ आएगा. आपका कोर्स रहेगा चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4. 4 चैप्टर्स आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन में आएंगे. ओके, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम तो जल्दी से निकल जाएगा. ओके, सो जस्ट फर्स्ट लेट अस रिवाइज कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा और फिर आज हम ये चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो आवर चैप्टर नेम वाज कोस्टल रीजन एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया. उसमें मैंने आपको कोस्टल प्लेन्स एंड डिविजन्स के बारे में बताया था और हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड में से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ लिया था. देखते हैं चलो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. हमने पढ़ा है कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है? 7,517 किलोमीटर है. और कोस्ट लाइन क्या होती है? जो समुद्र के पास का जो एरिया होता है उसको कहते हैं कोस्ट लाइन. ठीक है, उसको कोस्टल एरिया भी कहा जाता है और कोस्ट लाइन भी कहा जाता है. ठीक है, तो इंडिया का कोस्ट लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. जो ईस्ट साइड में है वो ईस्टर्न, जो वेस्ट साइड में है वो वेस्टर्न है. उसके बाद हमने देखा था कि जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वो स्टार्ट होता है आपके गुजरात से लेकर और लास्ट में कहाँ पे एंड होता है? कन्याकुमारी पर. और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? वो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होकर लास्ट में नीचे तमिलनाडु पे कंप्लीट होता है. और हमने ये देखा था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कितना चौड़ा है? 65 किलोमीटर चौड़ा है. और ये कितना चौड़ा है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन 120 किलोमीटर, मतलब उससे लगभग डबल चौड़ा है. ठीक है, और हमने ये एक और देखा था कि अगर हमको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड करना हो तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन से थे वो 3 पार्ट? गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. और अगर हम ईस्टर्न कोस्टल पार्ट को डिवाइड करें, प्लेन्स के पार्ट को डिवाइड करें, वो था नॉर्थन क्रिकर एंड कोरोमंडल कोस्ट. ओके, ये हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था. देखो, मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बताया था कि कोस्टल प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फिर हमने पढ़ा था आइलैंड के बारे में. आइलैंड क्या है? ये तो हमने 3rd क्लास में ही पढ़ लिया था. क्या है आइलैंड? आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. ठीक है, उसमें 2 आइलैंड के बारे में हम पढ़ रहे थे. एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एक होता है लक्षद्वीप आइलैंड. अब हम सबसे पहले देख रहे थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में. उसमें मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ ये बताई थी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हम क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार. तो अंडमान आइलैंड अलग है, निकोबार आइलैंड अलग है. और इसमें ये कितना है? सारे आइलैंड को मिला के 325 आइलैंड है. हमें देखने में तो ये ऐसा ही लग रहा है कि देखो जरा सा है. अगर आप इंडिया के मैप में देखें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो देखो ये साइड में है और ये जरा सा पार्ट है. पर एक्चुअल में मैप में कोई भी चीज़ बहुत छोटी दिखती है और वो असल में बहुत बड़ी होती है. तो कितने आइलैंड है? कुल मिला के 325 आइलैंड है. ठीक है, द अंडमान निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ 325 आइलैंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन आइलैंड ग्रुप. इनको 2 आइलैंड ग्रुप में डिवाइड कर रखा है. अंडमान आइलैंड टू द नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड टू द साउथ. जो नॉर्थ का पार्ट है उसको अंडमान आइलैंड कहते हैं, जो ऊपर का पार्ट, और जो नीचे साउथ का पार्ट आता है उसको कौन सा आइलैंड कहते हैं? निकोबार आइलैंड कहते हैं. दिस आइलैंड आर वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. और ये आइलैंड हमारा यूनियन टेरिटरी में भी आता है. सम आइलैंड इन द ग्रुप आर ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन. कुछ आइलैंड इसमें से
चालू नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हमने अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में उस दिन पढ़ लिया था, और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें वॉल्केनिक इरप्शन रहते हैं। तो 325 में से कुछ ही आइलैंड ऐसे हैं जिसमें लोग रहते हैं। अब हम आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड पर। क्या कह रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में? लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड। कितने आइलैंड कंसिस्ट कर रहा है? 36 आइलैंड है। देखो यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप, और यहाँ था आपका अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो लक्षद्वीप आइलैंड में 36 आइलैंड है, कवरिंग इन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। दे आर फ्लैट एंड सैंडी, बिल्कुल फ्लैट है और सैंड से भरा हुआ है। ठीक है, दिस आइलैंड आर नोन एज कोरल आइलैंड बिकॉज दे आर फॉर्म ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। ये इसको कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट फॉर्म द कोरल डिपॉजिट्स। अब कोरल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? देखो, उसके लिए हमें नीचे पढ़ना पड़ेगा। देखो नीचे आपको कोरल डिपॉजिट्स के बारे में बता रखा है, मैं आपको पहले वो समझाता हूँ, फिर अपन उसको डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है कोरल डिपॉजिट्स। ओके, substance deposited at the bottom of the sea formed from the bones of very small creature called coral polyps। ठीक है, कोरल डिपॉजिट्स क्या है? कोरल डिपॉजिट्स है एक ऐसे सब्सटेंस जो सी के बॉटम पर जमा हो जाते हैं। और कैसे जमा होते हैं? जैसे जैसे हम सपोज हमारी इंसान की मृत्यु होती है, तो हमारी इंसान की मृत्यु होती है तो हम क्या करते हैं? हम उसको जला देते हैं, और जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से उसको दफना दिया जाता है, क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से उनको ताबूत में डाल के उनको भी दफनाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जो जो समुद्र में जो जानवर रहते हैं वो लोग भी तो मर जाते होंगे। उनका क्या होता होगा? बहुत सारे बार तो उनको क्या होता है, उनको जो दूसरे जानवर है वो मार के खा जाते हैं। और बहुत सारे जानवर, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर ही जानवर को कोई दूसरा जानवर मार के खाए। ठीक है, कोई जानवर यूं ही नॉर्मल नेचुरल डेथ से भी उनकी मौत होती है, तो उनका जो बॉडी जो बचती है, तो बॉडी बचकर समुद्र के बॉटम में चली जाती है। बॉटम में जाकर जो फिर उनके अवशेष बचते हैं बॉडी के, वो आपका क्या बनता है? कोरल डिपॉजिट्स बनता है। तो ये होता है आपका कोरल डिपॉजिट्स। तो अब ये कोरल डिपॉजिट्स का काम यहाँ कैसे आ गया? देखो, इसके लिए हमें सबसे ये समझना है कि समुद्र, अब जो आपका ये है लक्षद्वीप है, उस लक्षद्वीप का जो पार्ट है, जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड का जो पार्ट है, वो पूरा देखो समुद्र से घिरा हुआ है। मतलब अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो अब जैसे अंडमान एंड निकोबार तो पूरे जुड़े हुए आइलैंड्स हैं, मीन्स एक दूसरे, ये भी पूरे आइलैंड मतलब कितने आइलैंड है कुल मिला के? 325 आइलैंड है। तो उसमें से लगभग 100-150 आइलैंड्स एक साथ लेकिन यहाँ तो सब बहुत छोटे आइलैंड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे हम देखते हैं ना कि हम अपन जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि बॉडी की जो लाश वगैरह है वो बाद में ऊपर तैर के आ जाती है, तो उसमें से जो डिपॉजिट्स हैं आपके इनकी हड्डियों के अवशेष के, तो कुछ डिपॉजिट्स तो समुद्र के बॉटम में जमा हो जाता है, और कुछ डिपॉजिट्स क्या रहता है ऊपर पानी के साथ ही तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो तैर रहे होते हैं, तो समुद्र की लहरें जब इस आइलैंड पे आती है, समुद्र की लहरें जब भी इस आइलैंड पे आएगी, तो उसके साथ जो उसके पानी में जो वो बॉन्स या जो कोरल का जो पार्ट होगा, अवशेष होगा, वो उस आइलैंड पे लेके आएगी। फिर बाद में कुछ अवशेष वो साथ में भी वापस ले जाएगी, कुछ वो उस आइलैंड पे ही छोड़ के चली जाएगी। तो ऐसे ये बहुत छोटे आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पर जो हड्डियों की जो डिपॉजिट्स है वो रह जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कोरल आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हड्डियों के अवशेष है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कौन से हड्डियों के अवशेष? जो समुद्री जानवर के हैं। ठीक है, दिस आइलैंड आर नोन एज कोरल आइलैंड बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट। कोकोनट इज अ मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन। इस रीजन की मेन क्रॉप क्या है बेटा? कोकोनट। ठीक है, एंड फिशिंग इज द मेन इंडस्ट्री। यहाँ की मेन इंडस्ट्री कौन सी है? फिशिंग है। ओनली 11 of 36 आइलैंड आर इनहेबिटेड। पूरे 36 में से कितने आइलैंड इनहेबिटेड है? ओनली 11, खाली ओनली 11 आइलैंड हैबिटेड है। ठीक है, दिस पीपल ऑफ आइलैंड स्पीक जयसरी एंड महाल लैंग्वेज। यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जयसरी एंड महाल लैंग्वेज। देखो, ज़्यादातर कोरल डिपॉजिट्स है। अब आप कोई ऐसी जगह रहना पसंद करोगे जहाँ पर मतलब ज़्यादा प्रॉपर ऐसा नहीं है, जहाँ पे हड्डियों के अवशेष है। मीन्स अगर हम देखे जाए ना, तो इंडिया में लोग घूमने भी जाते हैं, तो लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड बहुत रेयरली कोई जाता है घूमने। ठीक है, तो इसीलिए अंडमान और निकोबार आइलैंड बहुत फेमस है। अब इसमें जो 36 आइलैंड्स है उसमें से भी
कितने आइलैंड्स चालू हैं? 11 आइलैंड्स चालू। और वहाँ पे भी मेन काम क्या है वहाँ का? लोग वहाँ पे कोकोनट ट्री मेन है, तो कोकोनट वहाँ की मेन क्रॉप है। कोकोनट से रिलेटेड चीज़ें सब वहाँ पे उगती है। और वहाँ पर फिशिंग, लोग फिशिंग ज़्यादा करते हैं। मीन्स यहाँ पे घूमने लायक ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल घूमने लायक जगह नहीं है। मीन्स हाँ, हर जगह कुछ ना कुछ खासियत होती है घूमने की। बट जितना फेमस आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उतना फेमस घूमने के पर्पज से लक्षद्वीप आइलैंड नहीं है। और यहाँ की हमें क्या याद रखना है कि यहाँ के लोग 2 तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, एक है जेसरी और एक है महाल या महल, हम जो भी बोल सकते हैं उसको। अब हम आते हैं लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। यहाँ की लाइफ कैसी है? मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स आर ट्राइबल पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हैविंग सेटल हियर। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस आइलैंड आर फिशिंग एंड फार्मिंग। यहाँ की देखो, अब समुद्र के पास है तो समुद्र के पास का मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? समुद्र के पास है तो फिशिंग सबसे मेन ऑक्यूपेशन होगा। और उपजाऊ जमीन बहुत ज़्यादा होती है तो फार्मिंग। राइस, मेज, कोकोनट, पाइनएप्पल एंड पपाया आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। यहाँ की मेन क्रॉप्स ये है। तो थिक फॉरेस्ट ऑन द आइलैंड प्रोवाइड टीक एंड रबर। अब यहाँ पर फॉरेस्ट भी घने होते हैं, पानी के पास है तो फॉरेस्ट रहेगा, तो फॉरेस्ट भी घना जंगल रहेगा। तो यहाँ पर फॉरेस्ट से क्या मिलता है हमको? टीक एंड रबर। तो ये हमको ऊपर का ये जो पैराग्राफ है ओवरऑल सारे आइलैंड के आसपास की चीज़ बता दी कि सारे आइलैंड के पास मीन्स पूरा जो कोस्टल एरिया है, इस पूरे कोस्टल एरिया में घने फॉरेस्ट है। यहाँ पर के एरिया में घने फॉरेस्ट है। यहाँ पर एग्रीकल्चर और फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन, मतलब जो भी लोग इस आइलैंड्स के पार्ट पे रहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो वो उनके लिए ये मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, अब हम पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में जानेंगे कि वहाँ एग्जैक्टली वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, फिर हम जानेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। कौन सा एरिया कवर कर रहा है? गुजरात, दमन एंड दीव कॉन्स्टिट्यूट द नॉर्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का भी ऊपर का पार्ट जो है ये नॉर्थ का पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो गुजरात और दमन एंड दीव यहाँ का नॉर्थ पार्ट कवर करता है। हियर मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेडर्स एंड फार्मर। व्हीट एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन। यहाँ के ज़्यादातर ट्रेडर्स कौन है? यहाँ पर ज़्यादातर पीपल कौन है? ट्रेडर्स, दुकानदार हैं और फार्मर है। गुजरात में ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, गुजराती लोग तो बिजनेस के लिए वैसे भी बहुत फेमस है। व्हीट एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स। व्हीट और कॉटन यहाँ की मेन क्रॉप्स है। ठीक है, अहमदाबाद इन गुजरात इज नॉन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सॉल्ट इज मेड इन कोस्टल एरिया। अहमदाबाद जिसमें कपड़ों के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है, और सबसे ज़्यादा कोस्टल एरियाज में, यहाँ के कोस्टल एरियाज में सॉल्ट बनाया जाता है। ठीक है, गरबा एंड डांडिया रास आर फेमस फोक डांस ऑफ दिस रीजन। कोकोनट इज वाइडली यूज इन फूड अलॉन्ग विथ कोंकण एंड मालाबार कोस्ट। कोकोनट लीव्स आर यूज फॉर मेकिंग ड्रॉप्स, ब्रूम्स एंड बॉट टॉप्स। देखो यहाँ का, अब गुजरात में तो की बात हो तो डांडिया और गरबा की बात तो आ ही जाती है। ठीक है, और यहाँ का सबसे वाइडली यूज फूड क्या है? कोकोनट है। कोकोनट है, उसके साथ क्या कह रहे हैं कि खाली गुजरात का कोकोनट नहीं, इवन मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट में भी कोकोनट बड़ा यूज है। मीन्स हम तो कहते ही है ना, जिसके साउथ में कोकोनट का सबसे ज्यादा यूज होता है। अब कोकोनट लीव का यूज और किस चीज में होता है? कोकोनट लीव्स आर यूज फॉर मेकिंग रॉप्स, ब्रूम्स एंड बॉट टॉप्स। देखो, रस्सियाँ झाड़ू बनाने में और बॉट के जो टॉप्स होते हैं उसको बनाने में काम, जो बॉट के ऊपर का जो छत होती है ना, बॉट टॉप्स मतलब बॉट के ऊपर की छत बनाने में काम में आता है। Fishing and farming are the main occupation of the people here. The Konkan and Malabar coast are also important industrial and commercial center. The beautiful beach and देखो, ये तो अपन ने ऊपर तक गुजरात कोस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब अपन कोंकण और मालाबार कोस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। गुजरात कोस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि गुजरात कोस्ट गुजरात कवर करता है। गुजरात के लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन से, ट्रेडर से और फार्मर्स है। और यहाँ पर उसमें जो अहमदाबाद है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का फेमस फेस्टिवल क्या है? गरबा एंड डांडिया रास। ठीक है, और कोकोनट यहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। अब हम आते हैं नीचे कोंकण और मालाबार कोस्ट पर, देखते हैं चलो क्या कह रहे हैं।
The beautiful beaches and churches of Goa attract tourists from all over the world. Karnataka has the teak and sandalwood forest. ठीक है, अब यहाँ पे जो कोंकण कोस्ट पे हम आते हैं, तो कोंकण कोस्ट पे क्या कवर करता है? तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये गोवा कवर कर रहा है। तो जो गोवा है, गोवा तो लोग बीच घूमने, गोवा तो स्पेशली जाते ही है, गोवा घूमने फिरने के लिए वैसे भी बहुत फेमस है। तो गोवा अपने ब्यूटीफुल बीचेस और चर्चेस के लिए, गोवा में क्रिश्चियंस लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो गोवा अपने चर्चेस, ओल्ड चर्चेस के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, द हिल्स ऑन द कोंकण कोस्ट रीच अप टू द सी, लाइट हाउसेज बिल्ट ऑन द हिल्स वांट द शिप अबाउट द शॉलो वाटर एंड रॉक इन द वाटर। अब आप लोग ना बहुत सारी जगह, बहुत सारे बीचेस पर अगर आप गए हो कभी, या बीचेस के बारे में आपने पढ़ा है या जानकारी ली है, तो बीचेस की खासियत ये होती है कि बीच में एक लाइट हाउस होता है। अब वो लाइट हाउस मीन्स एक बहुत बड़ा टावर होता है, उस टावर के ऊपर ना लाइट जल रही होती है, और कई बार वो लाइट दिन में भी जल रही होती है, स्पेसिफिकली तो वो रात के लिए होती है। तो वो लाइट हाउस का क्या काम है? लाइट हाउस का काम ये है कि दिन में तो आपका जो बीच वगैरह है, कि यहाँ पर चलो बीच है, तो ये तो इजीली आसानी से दिख जाएगा किसी को भी, पर जब रात का टाइम होगा, तो रात के टाइम पे कोई समुद्र में तो स्ट्रीट लाइट है नहीं कि मतलब नज़र आ जाएगा कि देखो वहाँ पे रास्ता है या वहाँ पे कुछ है। तो वहाँ पे जो लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस की जो लाइट होती है उसका फोकस बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई समुद्र में अगर रात में ट्रैवल कर रहा है और उसको पता लगाना है कि मैं कहाँ रुक सकता हूँ रात में, अगर मुझे कहीं रुकना है, तो वो लाइट हाउस की जो लाइट की रोशनी दूर से पड़ेगी ना, तो जो आपका जो समुद्र में जो ट्रैवल कर रहा है वो लाइट, उस लाइट की वजह से देख सकता है कि चलो यहाँ बीच है, हम यहाँ पे रुक सकते हैं। तो नॉर्मली इसीलिए बीचेस पे लाइट हाउस होते हैं। ठीक है, अब हम मालाबार कोस्ट के बारे में और क्या देख सकते हैं? यह तो अभी तक अपन ने कोंकण कोस्ट के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि गोवा है कोंकण कोस्ट को कवर करता है। ठीक है, यूँ तो महाराष्ट्र भी कवर करता है, बट इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, ज़्यादातर गोवा के बारे में ही बताया है। जब हम इंडिया में बीचेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में गोवा ही आता है। ओके, और यहाँ पर कर्नाटका में टीक और सैंडलवुड के फॉरेस्ट है। द हिल्स ऑफ द कोंकण कोस्ट रीच अप टू द सी, और फिर मैंने आपको कोंकण कोस्ट की जो हिल्स है उसके बारे में बताया कि गोवा से आसपास जो कोंकण कोस्ट है, वहाँ की जो हिल्स है, वो हिल्स कहाँ तक की है? समुद्र तक। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हिल्स की बात कहाँ से आ गई यहाँ पर? देखो हिल्स हमने देखो पढ़ा था ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ये जो यहाँ का जो पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट? जो कोंकण और मालाबार कोंकण कोस्ट का मेन पार्ट है, यहाँ पर बड़ी बड़ी हिल्स है जो वेस्टर्न घाट। और हमने क्या पढ़ा कि वेस्टर्न घाट और समुद्र के बीच में क्या है? आपका कोस्ट वाला पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपका समुद्र, ये वेस्टर्न घाट है, ये समुद्र है, इसके बीच में आपका कोस्टल पार्ट है। तो जो आप ये यहाँ क्या बता रहे हैं कि आपकी जो हिल्स है, हिल्स ऑन द कोंकण कोस्ट रीच अप द सी, आपका जो घाट की जो हिल्स है वो कुछ जगह में तो समुद्र तक कवर कर रहा है एरिया। और फिर लाइट हाउस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। द मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर इट्स लगून एंड बैक वाटर्स, इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल्स। मालाबार कोस्ट जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि जो आपका मानसून बनता है वो साउथ से ही बनता है, इस साइड से ही। तो मालाबार कोस्ट से ही हमारा मानसून बनकर आता है और यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है। स्पाइसेस लाइक पीपर, कार्डमम, कैनामम एंड क्लोव्स आर ग्रोन इन अबिडेंस हियर। यहाँ पर बहुत सारे अलग तरह के मसाले लाइक, देखो लैगून्स क्या होता है, सबसे पहले हमको लैगून समझना पड़ेगा, क्योंकि मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर इट्स लैगून। सो लैगून्स होता है आपका लेक ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम सी, मीन्स जो आपका जो सी है, सी का ना थोड़ा थोड़ा पार्ट जो ज़मीन का कट के अलग अलग अपना सेपरेट पूरा एरिया बना लेता है। और वो जो सेपरेट एरियाज़ होता है सी का, जैसे बीच बीच में आपको पत्थर दिखेंगे और ऐसा लग रहा है कि ये बीच में पूरा सी का अलग से हिस्सा हो गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ड्राइंग पे मत जाना मेरी। जैसे ये पूरा समुद्र है, ठीक है, ये सब समुद्र का पानी है। अब इस समुद्र में ये पूरा जो एक अलग एरिया है, इसने अपना पूरा एक अलग एरिया बना लिया और इस अलग एरिया में भी एक अलग से पानी भरा हुआ है। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं हम लगून्स।
तो ये छोटे छोटे लगून्स के लिए क्या फेमस है, हमारा मालाबार कोस्ट इस छोटे छोटे लगून्स के लिए फेमस है। उसके बाद स्पाइसेस मसाले कौन से, एक तो पीपर में क्या होता है आपका मिर्च, कार्डामम एंड कैनामम। कार्डामम क्या होता है, कार्डामम होता है आपका इलायची और किनामम होता है आपकी दालचीनी। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए, इन मसालों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, एंड क्लोव्स आर ग्रोन इन अबिडेंस ईयर्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में उगती हैं। द पीपल ऑफ केरला आर गुड क्राफ्ट पर्सन एंड वर्क विथ कोकोनट शेल्स। और केरला, अब हम कहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, मालाबार कोस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मालाबार कोस्ट में क्या कवर होता है, केरला भी कवर होता है। तो क्या कह रहे हैं केरला के बारे में कि पीपल ऑफ केरला आर वेरी गुड क्राफ्ट पर्सन, बहुत अच्छे, उनको बहुत सब कुछ चीज़ें बनाना बहुत अच्छे से आता है। क्राफ्ट पर्सन मीन्स कोई भी चीज़ को मतलब अलग तरीके से ढालना, लाइक किसी पत्थर हो गया तो पत्थर को तराशना, या कपड़े से कोई अलग वर्क करना, तो ये बहुत अच्छा क्राफ्ट, तो उसको कहते हैं क्राफ्ट पर्सन। और यहाँ पे वो किस चीज़ का क्राफ्ट वर्क करते हैं, दे वर्क विथ कोकोनट शेल्स। और जो कोकोनट की जो शेल्स आती है, जो कोकोनट का जो ऊपर का जो भाग होता है, उससे वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। वुड, स्टोन एंड मेटल। खाली कोकोनट की शेल से नहीं बनाते, वहाँ कोकोनट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो कोकोनट शेल से तो बनाते ही। वुड से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, स्टोन से भी बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, और मेटल से बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। ओनम इज़ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, मीन्स ओनम वहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है। देखो आज हमने अभी तक क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में कि यहाँ पर है 325 आइलैंड्स। उसके बाद हमने देखा लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है। उसके बाद हमने कोरल डिपॉजिट्स के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ज़्यादा फेमस है लक्षद्वीप आइलैंड से। उसके बाद हमने देखा कि पूरे कोस्टल प्लेन्स में लोगों की लाइफ कैसी रहती है, वहाँ पर ज़्यादातर फिशिंग एंड फार्मिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से एग्रीकल्चर हो जाता है। उसके बाद हमने लाइफ इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में पढ़ा। गुजरात कोस्ट के बारे में कि गुजरात के लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और फार्मर्स हैं वहाँ के लोग, और वहाँ पे गरबा और डांडिया रास बहुत फेमस है। उसके बाद हमने कोंकण कोस्ट के बारे में ये पढ़ा कि यहाँ पर मेन गोवा कवर करता है कोंकण कोस्ट, और कोंकण कोस्ट अपने बीचेस के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, और फिर हमने कोंकण कोस्ट के बारे में ये भी जाना कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लाइट हाउस है। स्पेसिफिकली लाइट हाउस आपको ज़्यादातर हर बीच में मिल जाएंगे, पर जो कोंकण कोस्ट के जो बीचेस है वहाँ पर तो लाइट हाउस कंपल्सरीली अवेलेबल है। उसके बाद हमने मालाबार कोस्ट के बारे में क्या पढ़ा कि मालाबार अपने लेगून्स के लिए फेमस है। लेगून्स क्या है, आपके सी का एक अलग से हिस्सा हो जाता है, एक अलग से टुकड़ा समुद्र के कॉर्नर्स में पॉसिबल होगा। समुद्र के बीच में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, कॉर्नर्स में अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, तो वो लगून्स के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी स्पाइसेस है, मिर्च मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं, और यहाँ के केरला के लोग बहुत अच्छे क्राफ्ट पर्सन हैं। अब आज के लेक्चर के लिए बहुत हो गया है, आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आप लोगों ने अगर न्यू वर्ड्स अभी तक नोट डाउन नहीं किए तो मैंने आज के लेक्चर के साथ न्यू वर्ड्स वापस से भेजे हैं, इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिएगा। इस सैटरडे तक मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज भेज दूंगा। हाँ, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू वर्ड्स कंप्लीट होने के बाद आप एक्सरसाइज तो लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपको ये लाइफ इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स आइलैंड्स करके ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, और पूरे चैप्टर की एक समरी करेंगे हम। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दूंगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे टेस्ट नहीं, हमारा क्वार्टरली एग्जाम आने वाली है। तो हमारे क्वार्टरली में क्या आने वाले हैं, ये 4 चैप्टर आने वाले हैं। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हैव ए ग्रेट डे, गुड बाय।